हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 22। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म का। ये मैग्नेटिज्म का पूरा खेल जो है ना, ये कंसेप्ट और उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है। कंसेप्ट और प्रॉब्लम का एप्लीकेशन ज़बरदस्त, तो मैग्नेटिज्म का कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज मेरी कोशिश यही है कि 45 सेकंड से 1 मिनट के अंदर हम लोग मैग्नेटिज्म को भी प्रैक्टिस कर लें, तो अपना काम पूरा हो जाएगा इसके अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैग्नेटिज्म में हमें सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसके बाद फिर हमारे पास आता है अर्थ मैग्नेटिज्म का सेक्शन। तो इन 3 चीज़ों पर हमें काम करना है। ठीक है ना। प्रॉब्लम बिल्कुल गिने चुने होते हैं। गिने चुने मतलब ऐसा नहीं कि 2 4 5, गिने चुने मतलब पूरे कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप कंसेप्ट सही से सीख गए, एप्लीकेशन आ गया, तो प्रॉब्लम करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको करा दूं। देखो, बायोट सावर्ट लॉ हमें किसी करंट कैरिंग एलिमेंट या चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाता है। करंट कैरिंग एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड तो वो जनरली इंटीग्रेशन का पार्ट हो जाता है, और मैग्नेटिज्म में कोई इंटीग्रेशन आपसे नहीं पूछना जा रहा, एप्लीकेशन फॉर्मूले का पूछना जा रहा है। तो मेरी समझ से अगर डायरेक्ट बायोट सावर्ट लॉ आ गया तो ठीक है, बट अगर डायरेक्ट नहीं आया तो चार्ज पार्टिकल का बायोट सावर्ट लॉ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपके में 4 से 5 बार आ चुका है, तो इस पे मैंने न्यूमेरिकल रखा है। तो किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0/4π QV sin थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर आप इसकी फील्ड देखना चाहते हो, ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो V को R की तरफ आप रोटेट कर दो, कर्ल कर दो, जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। बट दिस थिंग इज फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो हम इस पर प्रॉब्लम देखने वाले हैं, तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर हमारे पास वही गिने चुने आते हैं। वायर की मैग्नेटिक फील्ड, रिंग की मैग्नेटिक फील्ड, चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो किसी वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी वायर में करंट आई का फ्लो कर रहा हो, फाइनाइट लेंथ की अभी मैंने ले रखी है, और आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, फिर टॉप और बॉटम के पॉइंट से एंगल पता होने चाहिए। तो अगर एक एंगल में θ1 ले लूँ, ये एंगल में θ2 ले लूँ, तो यहाँ पर जो फील्ड का फॉर्मूला होगा वो होगा μ0/4π, ठीक है ना, I/d sin θ1 प्लस sin θ2। तो आप जो ये फॉर्मूला देख रहे हो इसमें जो α1 α2 ले रखे हैं ना, ये θ1 θ2 की जगह मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज होते रहोगे। तो ये एंगल अगर हम α1 α2 डिनोट कर लें, तो इन टर्म्स ऑफ दीज टू एंगल फ्रॉम पॉइंट पी जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा। बट अगर यही एंगल वायर से गिवन हो, ठीक है ना, तो नया फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। बस क्या होगा, ये एंगल अगर आपको गिवन है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा। हम सिंपल एंड क्लियर रखेंगे कंसेप्ट, हम सिर्फ साइन वाला रिजल्ट याद करेंगे। वायर इनफाइनाइट लेंथ की होती है तो एंगल 90 हो जाएंगे, ठीक है ना। इससे पॉइंट से बनने वाले, वायर से बनने वाले 0 हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लेंथ की वायर का फॉर्मूला μ0/4π 2I/r बोल लो, और 2 कैंसिल करके μ0I/2πr भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से सेमी इनफाइनाइट होगी तो उसकी फील्ड जनरली हम लोग हाफ ले लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज अब आती है हमारे पास रिंग की वजह से फील्ड। तो एक बार पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो जैसे मेरे पास ये रिंग है, आई का करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से अगर हम x डिस्टेंस पर फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इस जगह पर जो फील्ड होती है वो हमें देखने के लिए देखना पड़ता है करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज है तो यही फील्ड अंदर की तरफ। फिलहाल मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले रखा है तो फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ गया। और एक्सिस पर जो फील्ड होती है, इस फील्ड का फॉर्मूला लंबा चौड़ा होता है, बट हम वो याद रखेंगे जो हमें एग्जाम में काम आने वाला है, वो है बी सेंटर, ठीक है ना। देखो स्मार्ट वर्क करो, 1 + r², मैं इसको कैपिटल R लिखूँ, सॉरी 1 + x² बाय r² होल टू द पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला मल्टीपर्पज है। अब एग्जाम में क्या होता है, बी एक्सेस बाय बी सेंटर का रेशियो पूछा जाता है, आपके लिए ये रिजल्ट काम में आ जाएगा। या एक्सेस पर किसी पॉइंट पर फील्ड पूछी जाती है, ये रिजल्ट ज़्यादा काम में आ जाएगा। तो बड़ा सा किलोमीटर लंबा फॉर्मूला याद करने की बजाय ये स्मार्ट वर्क कर लो। बी सेंटर का फॉर्मूला आप सब जानते ही हो। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0/4π I/r टाइम्स 2π। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली बी सेंटर का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा μ0I/2r, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हमारे पास ये छोटा सा आर्क है, तो इस आर्क की वजह से अगर हम फील्ड देखना चाहते हैं, थीटा एंगल ये सबटेंड कर रहा है, तो थीटा एंगल सबटेंड करने वाले आर्क की जो फील्ड होती है, वो फील्ड का फॉर्मूला हमारा μ0/4π I/r टाइम्स थीटा। तो आप देख लो ये सारे रिजल्ट मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, बट एक बार कोई रिवीजन हम जरूर कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है एम्पियर लॉ। तो ये फर्स्ट सेक्शन है, वायर हो गई,
वायर पर प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस करेंगे। रिंग हो गई हमारे पास, ठीक है ना, रिंग के प्रॉब्लम हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। अब एम्पियर लॉ में सोलेनॉइड, टोरॉइड, ठीक है ना, इन्फानाइट, शीट, तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। हॉलो पाइप, सॉलिड पाइप, इनको एक बार रिवाइज करते हैं। एम्पियर लॉ लगा करके इंटीग्रेट तो करना, खैर वो तो अब आना नहीं है। तो एम्पियर लॉ कहता क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई, यानी जो भी करंट को एनक्लोज करेगा, जैसे आपने गॉस थ्योरम में देखा था, वैसे ही एम्पीरियन लूप जो करंट एनक्लोज करेगा वो हमें यहाँ पर सारे लिखने पड़ेंगे। अब सोलेनॉइड ऑब्वियसली इन्फानाइट लेंथ की हमारे लिए काम में आनी है। तो इन्फानाइट लेंथ की जो सोलेनॉइड है, इन्फानाइट लेंथ मतलब जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी सेंटर पर जो सोलेनॉइड के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट एन आई, एंड पॉइंट पर आप जानते हो हाफ म्यू नॉट एन आई होता है। इसी तरीके से आप देखोगे टोरॉइड की वजह से तो कुछ खास नहीं करना, इस n को हम ब्रेक कर देंगे नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, जहाँ r को हम बोलेंगे मीन रेडियस। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, सॉरी एक्सिस ऑफ टोरॉइड, हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट, n की जगह आ गया n अपॉन 2 पाई आर, जहाँ 2 पाई आर में r कहलाएगा मीन रेडियस टाइम्स आई। इसी तरीके से अगर हमें इन्फानाइट शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखनी हो, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से गिना जाता है। तो जैसे ये शीट है, इन्फानाइट लेंथ विड्थ की है, और इसमें करंट डेंसिटी मतलब करंट एंटरिंग पर यूनिट लेंथ आई ले रखा है। वैसे आप लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हो, बट मैंने जनरली आई से किया, एग्जामिनर भी आई से ही करता ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सके। तो इसकी वजह से जो फील्ड होती है वो शीट के पैरेलल होती है। अब जैसे करंट अगर अंदर जा रहा है तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और ये फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और इस शीट का फॉर्मूला हाफ म्यू नॉट एन आई होता है, सॉरी हाफ म्यू नॉट आई, जहाँ आई करंट नहीं है, ध्यान रखना, आई करंट डेंसिटी है, करंट पर यूनिट लेंथ। इसी के अलावा दो और छोटे छोटे रिजल्ट, जैसे हॉलो पाइप, ठीक है ना। तो हॉलो पाइप में कंफ्यूज नहीं होना, हॉलो पाइप मतलब अंदर से खाली है, इनफाइनाइट लेंथ का ऑब्वियसली, और जो करंट चल रहा है वो इसकी सर्कमफ्रेंशियल लेंथ के ऊपर मूव कर रहा है। जाने वाले करंट की वैल्यू आई ले लेते हैं हम लोग, ये आई यहाँ पर करंट को इंडिकेट कर रहा है। रेडियस ऑफ दिस हॉलो पाइप हम आर ले लेते हैं। तो इसमें जो आउटसाइड में फील्ड का फॉर्मूला होता है बिल्कुल इनफाइनाइट वायर वाला, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय स्मॉल आर, ठीक है ना। तो अगर हम स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये फील्ड देख रहे हैं तो इसी तरीके से सरफेस पर जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय कैपिटल आर, और इन साइड में जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 0, क्योंकि इन साइड में कोई करंट एनक्लोज नहीं करता। तो इसका जो ग्राफ आता था बी वर्सेस आर का, इन साइड में 0, सरफेस पर मैक्सिमम, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के हिसाब से ये डिक्रीजिंग ग्राफ रहता है आउटसाइड में, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है सॉलिड पाइप। सॉलिड पाइप बोल लो या सॉलिड वायर बोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। हॉलो वायर मतलब अंदर से खाली हो गई, ठीक है। तो सॉलिड वायर की वजह से या सॉलिड पाइप की वजह से अगर हम फील्ड देखें तो आउटसाइड में देयर इज नो चेंज, यानी ये फील्ड वही वायर वाली रहेगी, इनफाइनाइट लेंथ की वायर वाली 2 आई बाय आर। सरफेस पर देयर इज नो चेंज, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय कैपिटल आर, ठीक है ना। और इन साइड में देयर इज लार्ज चेंज, और मैंने आपको सिखाया भी था, इन साइड वाला जो चेंज होता है बी एस आर बाय आर करके याद कर लो, वो हमेशा फायदेमंद रहता है। तो बी एस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ठीक है ना, यानी स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए जो ग्राफ रहता है अंदर स्ट्रेट लाइन, बाहर डिक्रीजिंग ग्राफ। तो हो गया सारा कुछ रिवाइज। चलो फिर अब खेल शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम आपके लिए आ रहे हैं, मैग्नेटिज्म के प्रॉब्लम में ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर कंसेप्ट अच्छे से आता है तो, और अगर नहीं आता तो सीख लो मेरे साथ साथ, ठीक है ना। तो मैं आपको पर प्रॉब्लम 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम दूंगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, पहले आप ये स्टार्ट करो, बायोट-सावर्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है, 45 सेकंड का टाइम है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, 45 सेकंड से पहले आ जाए तो अच्छी बात है। तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ, देखो, और इतनी देर में आपका आ जाना चाहिए। क्या करना है, हमें इस चार्ज पार्टिकल जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है 30 डिग्री के एंगल पर हमें फील्ड पता करनी है। तो फील्ड का जो फॉर्मूला बायोट-सावर्ट लॉ का था वो क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना।
घूमते हुए चार्ज की वजह से तो हम लोग आगे देखेंगे ही देखेंगे, बट ये चलते हुए चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड थी, ये मैंने कहा एक बार इंट्रोड्यूस कर दें ताकि आपका बायोट सावर्ट लॉ वाला पोर्शन रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। म्यू नॉट बाय 4/10⁻⁷ वैल्यू डालना शुरू कर दो, ये नहीं कि टाइम पास कर रहे हो, इसके अंदर पहले ये डालो फिर ये, इतने में तो पेज भर जाएगा। चार्ज की वैल्यू 2 हो गई, स्पीड हमें दे रखी है 100, तो 10⁻², साइन 30 डिग्री 1/2, आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो इसका स्क्वायर हो गया 4, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 25 हो गया इंटू 10⁻⁻⁷, और टेस्ला फील्ड का यूनिट हो गया। अब देखूँ 25 है या क्या दे रखा है, माइक्रो टेस्ला में निकालना है, तो 2.5 माइक्रो टेस्ला इसकी वैल्यू हो गई, ऑप्शन ए करेक्ट। तो सिंपल था, आराम से 45 सेकंड के अंदर मैनेज हो सकता था प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलते हैं अब आगे। ओके, नेक्स्ट आपका कंसेप्चुअल है, तो कंसेप्चुअल का हम न्यूमेरिकल कह लो, 30 से 45 सेकंड का सिर्फ टाइम है, करो अटेम्प्ट, और मैंने लेक्चर में कराया हुआ ही है, तो जिन बच्चों ने ये कर रखा है पूरे क्लासरूम स्टडीज़ में, उनको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट से आंसर दे देना। तो मैं इसको रोक दूं, आ गया होगा आपका आंसर। इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन, और फेज 1 में भी हम लोगों ने सीखा था, बल्कि ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको इसकी। तो जैसे मान लो ये I1 और ये I2 की करंट कैरिंग वायर है, तो इनकी जो रिजल्टिंग ले लो, दोनों के रिजल्टेंट हमेशा दोनों के, बस ये कहने की बात है, रिजल्टेंट वायर का नहीं होता, बट ये इसको याद करने की ट्रिक है। तो ये बीच में जो रिजल्टेंट बन रहा है ना, ये रिजल्टिंग लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। अब चेक कर लो, इसकी वजह से अंदर तो इसकी वजह से बाहर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल भी करा दे रहा हूँ उसका, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हमारे पास y हो गया, ये डिस्टेंस हमारे पास x हो गया। अब करना क्या है, हमें दोनों की फील्ड को इक्वेट करके नमस्ते करना है। तो इसकी फील्ड हमारे पास आ गई म्यू नॉट बाय 4 ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ I1 डिवाइडेड बाय x, और इसकी फील्ड हमारे पास आ गई म्यू नॉट बाय 4 ट्वाइस ऑफ I2 डिवाइडेड बाय y। यहाँ से इक्वेशन तैयार हो गई, y इक्वल्स टू कितना आ गया, I2 बाय I1 टाइम्स x। अब चेक कर लो किसकी इक्वेशन है, चिल्ला चिल्ला के बता रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्लोप I2 बाय I1 के बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ ये अच्छा प्रॉब्लम है, तो 45 सेकंड का आपको टाइम है। क्वेश्चन अच्छा है, ये ध्यान से करना, डायरेक्शन का पूरा खेल है और वेक्टर फॉर्म में देना आपको आंसर। तो मैं 50 सेकंड तक का आपको टाइम दे रहा हूं, बस इसके आगे रोक दिया जाएगा। ओके, अब पहले इसका डायग्राम। तो ये कह रहे हैं 3 वायर है, एक्स वाई और जेड एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में इनमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है आई, तीनों में ही, ठीक है ना। तो ये हो गई एक्स वाली वायर, ये हो गई वाई वाली वायर, एंड ये हो गई जेड वाली वायर। अब कहता है इस पॉइंट पर फील्ड बताओ। अब चेक करो पहले, ये पॉइंट कहाँ है, x0 y0, z की वैल्यू माइनस है, यानी नेगेटिव z एक्सिस पर यहाँ पर ये पॉइंट पी लाई कर रहा है, यहाँ से डिस्टेंस a पर, सही है। अब बात ध्यान से सुनना, क्योंकि पॉइंट हमारा z पर लाई कर रहा है, तो z वाली वायर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूट करेगी x और y वाली वायर। हमें चाहिए होगा वायर की फील्ड निकालने के लिए, हमें सिर्फ यहाँ पर 2 चीज़ की ज़रूरत है। वायर कौन सी लेंथ की है, तो वो तो इनफाइनाइट लेंथ की है। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से a के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो x एक्सिस की फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बाय 4 ट्वाइस आई बाय ए। पर पंगा है डायरेक्शन का, डायरेक्शन गलत हो गई तो गए काम से। अभी बताता हूँ, डायरेक्शन एक साथ ही बता दूंगा। वाई एक्सिस से अगर हम देखें तो इससे भी डिस्टेंस हमारा ए है, तो वाई एक्सिस की फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बाय 4 ट्वाइस ऑफ आई बाय ए। अब सवाल है डायरेक्शन का,
तो जब 3D की कहानी चल रही हो तो प्रैक्टिकली सोचना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। पेन तो होता ही है एग्ज़ाम में, ये मत कहना नहीं हम पेन भी नहीं लेके जाते, उंगली काट के लिखते हैं, तो वो तो नहीं होता, आपको तो पेन से तो लिखना ही है, तो एग्ज़ाम में पेन तो होगा, तो उसी पेन से हम डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर लेंगे। देखो ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है तो पॉइंट हमारा इधर लाई कर रहा है नेगेटिव जेड एक्सिस पर। अब हाथ पाँव चलाओ अपने, तो फिंगर थंब हमारा कहाँ की तरफ रहना चाहिए, करंट की तरफ, हाथ हमारा उस पॉइंट की तरफ, फिंगर को 90 डिग्री पर मोड़ो, फील्ड कहाँ की तरफ आ गई, ऊपर, यानी जे कैप की तरफ। तो वायर की वजह से, एक्स एक्सिस वाली वायर की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन है जे कैप। बाई चांस आपके हाथ पांव सही नहीं चलते, ठीक है ना, लड़खड़ाते हैं, तो आप वेक्टर नोटेशन लगा लो, बायोट सवर्ट लॉ जिंदाबाद कर लो, ठीक है ना। बायोट सवर्ट लॉ से भी इसकी फील्ड हम एक लाइन में क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। तरीका है डीएल क्रॉस आर, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी ज्ञान की बात है, मैं बता दे रहा हूँ। डीएल कहाँ की तरफ होता है, करंट की तरफ होता है। तो चेक करो, एक्स एक्सिस का करंट प्लस इधर की तरफ है, तो डीएल वैक्टर हो गया आई कैप, ठीक। आर वेक्टर कहाँ की तरफ होता है, पॉइंट की तरफ होता है, तो ये हो गया नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, यानी माइनस के कैप की तरफ। तो आई कैप क्रॉस माइनस के कैप कर लो, आंसर यही मिल गया। समझ गए, ये बिना हाथ पांव चलाए डायरेक्शन निकालने का तरीका हो गया 3D में। वाई एक्सिस के लिए कर लेते हैं, डीएल कहाँ की तरफ हो गया, जे कैप की तरफ, आर वेक्टर कहाँ की तरफ हो गया, माइनस के कैप की तरफ, तो जे क्रॉस माइनस के, जे क्रॉस के क्या होता है आई, माइनस साथ में आ गया, तो माइनस आई कैप। ये हो गया बिना हाथ पांव चलाए। अब जिनके हाथ पांव चलते हैं वो कैसे करेंगे, ये रही वाई एक्सिस, ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक, थंब हमारा करंट की तरफ, हाथ देख लो आप बिल्कुल पॉइंट की तरफ, 90 डिग्री पर फिंगर मोड़ दी, कहाँ की तरफ आ रही है, माइनस आई कैप की तरफ, तो ये आ गया माइनस आई कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो इनका वेक्टर सम हो जाएगा, जो कॉमन है उसको बाहर भगाओ, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, टू उड़ा देते हैं, आई थिंक इसमें 2 उड़ाया ही गया होगा, तो म्यू नॉट बाय 2 पाई, आई बाई ए बाहर आ गया, अंदर बचा जे कैप माइनस आई कैप। अब आप ऑप्शन ढूंढो, तो जे कैप माइनस आई कैप, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है मेरे को, ए वाला करेक्ट है। चलते हैं आगे, तो अच्छा सवाल था ये। अब ये जो प्रॉब्लम है ये आपका एससी वर्मा का प्रॉब्लम है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको ऑब्जेक्टिव बना के मैंने यहाँ रखा हुआ है, 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम लो आप इसमें। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, इतनी देर में आपका आ जाना चाहिए रिजल्ट। देखो प्रॉब्लम सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है, आपके एग्जाम के परफेक्टली लायक है। प्रॉब्लम ये कह रहा है एन इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर पी क्यू आर, तो ये पी क्यू आर वाला कंडक्टर आप देख रहे हो, आई का करंट ये ऐसे कैरी कर रहा था, ठीक है ना, यहाँ से आया और यहाँ से इधर निकल गया। bend to form a right angle as shown in the figure, current I flows through PQR, magnetic field due to this current at point M is H1, कहाँ है M, ये रहा M, तो इस M वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड H1 थी, डिस्टेंस ये R ले लेते हैं। तो देखो जरा, इसकी वजह से तो कोई फील्ड में कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं, कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आएगा, और हमें जो फील्ड H1 की वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, सेमी इन्फिनिट वाला फॉर्मूला चलेगा यहाँ पर, I बाय R, ठीक है ना। अब आगे क्या बोलता है, Now another infinitely long straight conductor QS is connected at Q, तो QS पर हम एक और कंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं, तो मैं डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ, P Q एंड इधर था R, तो QS पर एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर कनेक्ट कर दिया गया। करंट यहाँ से बोल रहा है सेम रखा गया, तो करंट इन PQ रिमेनिंग अनचेंज, तो ये आई है, पर भाई यहाँ पे तो करंट का बंटवारा हो जाएगा, तो इधर करंट चला गया I/2 एज वेल एज इधर चला गया I/2, ठीक है। अब हमें सेम पॉइंट M पर, जो कि R डिस्टेंस पर हमने लिया हुआ है, फील्ड H2 दे रखी है, तो अब हम H2 का वैल्यू लेते हैं, तो H2 में जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा एक इस वायर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एक इस वायर का, इसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा क्योंकि इसी के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो दोनों सेमी इन्फिनाइट को हम मिला करके पूरा इन्फिनाइट नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग चल रहा है, ठीक है ना, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, फर्स्ट वायर का लिख रहा हूँ मैं I बाय R, सेकेंड वायर का म्यू नॉट बाय 4 पाई I/2, उसका करंट हो गया, नीचे R आ गया, एडअप कर लो तो 3/2
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर, राइट। तो ये आपके पास H2 का वैल्यू आ गया। अब क्या पूछा गया हमसे, H1 बाय H2 का रेशियो बता दो। तो सिंपल है, इतना तो कोई ज़्यादा स्पेस भी नहीं कंज्यूम कर लिया इसने। तो H1 बाय H2 हमारे पास हो गया 2/3। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, बट ये आपका 45 सेकंड में अटैम्प्ट हो जाना चाहिए। तो मैं आपको 45 सेकंड से 1 मिनट सब सिलेक्टिव प्रॉब्लम है। देखो अगर आप सही से चल लिए, प्रैक्टिस कर लिए, मैग्नेटिज्म में रोना धोना खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। करो अटैम्प्ट इसको, 45 सेकंड से 1 मिनट। तो आई थिंक मैं इसको अब रोकूं। देखो ये हमें 2 इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम तब आप टाइम में कर पाओगे जब आपने पहले से प्रैक्टिस की हुई है। तो मैंने क्लासरूम में तो ये कराया हुआ है, तो उन बच्चों का हाथ अटकना नहीं चाहिए। जिन बच्चों ने कभी किया नहीं इस टाइप का प्रॉब्लम, वायर परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो वो एक बार सीख लो, ठीक है ना। फेज 1 में मैंने सिखाया हुआ है, एक बार फिर से सीख लो। तो ये करंट कैरिंग वायर बाहर की तरफ करंट कैरी कर रही है, इसकी वजह से ये आर डिस्टेंस पर फील्ड चाहिए। तो फिंगर हमारी बाहर की तरफ हो गई, हाथ हमारा पॉइंट की तरफ हो गया, फील्ड हमारी इस लाइन के परपेंडिकुलर आ गई। मैग्नीट्यूड इसका बी हो गया, वैल्यू इसका म्यू नॉट बाय 4 पाई, इनफाइनाइट वायर है, ट्वाइस आई, डिस्टेंस इसका परपेंडिकुलर आर हो गया। अब इसमें करंट अंदर जा रहा है, डायरेक्शन देख लो, वहाँ मेरा हाथ नहीं चल पा रहा था, यहाँ आराम से चल जाएगा। तो करंट अंदर की तरफ है, हाथ अपना पॉइंट की तरफ है, 90 डिग्री पे फिंगर मोड़ दी, तो वायर इस लाइन ज्वाइनिंग के इधर की तरफ परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड वही से बी, ठीक है ना। अब एंगल की बारी, तो ये ए हो गया, ये आर हो गया, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे थीटा निकालने का जुगाड़ हो जाएगा। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये पलट करके थीटा आ गया। सिमिलरली ये भी थीटा आ गया, तो कॉस वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गई 2b साइन थीटा। तो ऐसा लेंदी नहीं है, डायग्राम ही डायग्राम में खत्म हो रहा है। और मैं बताऊँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिंग होती है ना, उस रिंग के डेरिवेशन के प्रोसेस में इस रिजल्ट को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इस टाइप का सवाल है। तो जो बच्चे चिल्ला नहीं भाई नीट के लेवल का नहीं है, आईआईटी का है, तो ये तो बोर्ड के लेवल का है। आईआईटी तो बहुत दूर की बात हो गई, ठीक है ना। ये बोर्ड के लेवल का है, इसका मतलब उन्होंने बोर्ड का डेरिवेशन भी नहीं किया अगर तुम इस प्रॉब्लम को नहीं जानते हो। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेरिवेशन भी नहीं पूछा बट उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम पूछ लिया। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई 2, बी का वैल्यू डाल दिया हमने म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल से देख के डाल दो, ए बाय आर हो गई। 2 2 4 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो कहाँ से लेंदी है भाई, एक दो स्टेप में आंसर आता चला जा रहा है। म्यू नॉट आई ए बाय पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। चलते हैं आगे। ये आपका कंसेप्चुअल कम छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, 45 सेकंड सिर्फ। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। अब ये जो रिंग के अंदर प्रॉब्लम आता है ना, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह चेंज करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी का होता है। जनरली स्टूडेंट याद कर लेते हैं कि पहले अगर 1 टर्न की रिंग थी, बाद में अगर हमने उसी रिंग के n टर्न्स बना दिए तो फील्ड कैसे रिलेट करी जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। सिंगल टर्न की रिंग की वजह से रेडियस इसका हम ले लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। सिंगल टर्न की रिंग की वजह से जो फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई बाय अपना 2r। अब हमने क्या किया कि नंबर ऑफ टर्न्स इसके आधे कर दिए, तो मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, तो मैं n कर देता हूँ। तो अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स n कर दिए भाई, तो रेडियस भी तो चेंज हो गया। तो पेरीमीटर कंपेयर करके रेडियस निकालो पहले। तो 2 पाई स्मॉल r पहले का पेरीमीटर,
एन इंटू टू पाई आर बाद का पैरीमीटर, तो आर की वैल्यू हो गई आर बाई एन। तो एक तरीके से आपके सामने डेरिवेशन ही आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड बी डैश ले लेते हैं, तो म्यू नॉट एन आई, करंट भी चेंज कर दिया तो मैं इसको आई डैश ले लेता हूँ, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर की जगह हम डाल देते हैं आर बाई एन, या एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, ऊपर चल जाएगा ये। तो रिजल्ट बन जाएगा बी डैश इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई डैश डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर। तो दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इससे अपने रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कह रहा है द करंट इन द सर्कुलर कॉइल इज डबल्ड एंड टर्न्स आर हाफ देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन द सेंटर। तो टर्न्स को हाफ कर दो, करंट को डबल कर दो। देखें बी डैश कितना आता है, तो हाफ, तो ये 1/4 आ गया बार फैक्टर, करंट डबल होते ही 2 का फैक्टर आ गया, बाकी रिजल्ट बचा हमारे पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r यानी बी। तो रिजल्ट बचा बी डैश इक्वल्स टू b/2, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ हो गई। ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो गया। तो काम का प्रॉब्लम था, कठिन बिल्कुल नहीं था, परफेक्ट नीट लेवल के लिए था। चलते हैं आगे। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट करो, सिंपल प्रॉब्लम है ये, 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, इतनी देर में आ जाना चाहिए। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू कोसेंट्रिक सर्कुलर कंडक्टर ऑफ सेंटर ओ एंड कैरिंग करंट I1 I2 एज शोन इन डायग्राम इफ रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो रेडियाई का रेशियो हमारे पास है 1:2। रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है 1:3, हमें करंट का रेशियो पता करना है। सिंपल रिजल्ट है, फील्ड का फॉर्मूला लगाओ सीधे सीधे। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पर फील्ड प्रोपोर्शनल टू आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मेरे पास रेशियो आ गया b1/b2, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं इसको I1/I2 टाइम्स R2/R1, बस वैल्यू पुट करो। b1/b2 हमें दे रखा है 1:3, I1/I2 हमें निकालना है, ठीक है ना, R2:R1, R1/R2 1:2 है, तो ये हो गया 2:1। तो I1/I2 का जो रेशियो हमारे पास आ गया 1/6, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट। चलते हैं आगे। ये भी ठीक ठाक प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट करो उसको, और इसके लिए आपको 45 सेकंड का टाइम दिया। वायर और रिंग का कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम हो गया। तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो अब सिचुएशन ये है, ये वायर यहाँ तक आई, आई का करंट लेकर के यहाँ से सर्कल बन गई और इधर आई का करंट चला गया। अब देखो हमें यहाँ फील्ड निकालनी है, तो इस वायर की वजह से तो कोई कंट्रीब्यूशन मिलेगा नहीं, तो कंट्रीब्यूशन ये करेगा, कंट्रीब्यूशन सर्कल करेगा। इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो एक का डायरेक्शन बाहर, एक का डायरेक्शन अंदर, और नेट मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट होकर के मिल जाएगी। तो पहले हम इसकी फील्ड लिख लेते हैं, फिर इसकी लिख लेते हैं, ज़्यादा कम देखते हुए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो B1 हो गया हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर, तो फॉर्मूला हो गया μ0/4π I बाय डिस्टेंस यहाँ से R हो गया, ठीक है ना। B2 हमारा पूरा सर्कल हो गया, तो μ0/4π I/R टाइम्स 2π। तो आई थिंक ये डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी अब कौन ज़्यादा कौन कम। B1 बाहर की तरफ है, B2 अंदर की तरफ है। अब देखो भाई ये ही ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ 2π आ रहा है, वहाँ फैक्टर 1 का आ रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई B2 - B1, यानी μ0/4π कॉमन लिया, I/R कॉमन लिया, 2π - 1 आ गया। अब मेरे को देखना पड़ेगा इसमें ऑप्शन कौन, एक भी नहीं चमक रहा, तो इसका मतलब थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। पाई को अंदर ले जाओ, ठीक है ना, तो पाई को अंदर ले जाओ, 4π को मैं तो कह रहा हूँ पूरे 4π को अंदर उठा के ले जाओ, तो μ0 I/R ये बनेगा हमारा 1/2 - 1/4π। क्या इस तरीके का कोई रिजल्ट है? तो ऐसा भी नहीं नजर आ रहा, तो 2 को पकड़ के बाहर निकालो। तो 2 को अगर हम बाहर निकालें या फिर हम 2π को अंदर ले जाएं, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1 - 2π
और इधर मेरे पास बचेगा 2। अब आई थिंक हमारा रिजल्ट मैच कर जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 और 1 माइनस 1/2 पाई, ठीक है ना। और हमारे हिसाब से जो इसका डायरेक्शन आ रहा है ज़्यादा कौन है, ये वाला, तो अंदर की तरफ। अब देखें ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ले दे के ये बचा, बट इसमें पंगा है 1/2 पाई माइनस 1। तो ये कोई इशू नहीं है कि 1/2 पाई पहले या 1 बाद में, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, उसने मैग्नीट्यूड ये लिख करके दिया तो उसके हिसाब से साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें इसमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि 1/2 पाई माइनस 1 आ रहा है या 1/2 पाई 1/2 पाई आ रहा है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। अगर यहाँ फैक्टर लगा होता है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता, बट ऐसा लगा नहीं है, तो दोनों ऑप्शन में से हम कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं। और बी नेट इक्वल टू भाई b1 माइनस b2 लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, तो रिजल्ट तो वही आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर 1/2 पाई माइनस 1, ठीक है। हाँ, अब इसके हिसाब से डायरेक्शन देखोगे तो वो अपोजिट हो जाएगी, ये ज्यादा मानते हुए हमने लिखा है तो डॉट लगा दिया, ठीक है ना। तो सिंपल रिजल्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे। ये आपका ठीक ठाक प्रॉब्लम है, 45 सेकंड तक का टाइम, एक्सिस और सेंटर की फील्ड कंपेयर करनी है। तो आई थिंक इतनी देर में भी आ गया होगा, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, रोक रहा हूँ मैं 35 सेकंड पर। तो जो मैंने आपको रिजल्ट दिया था अभी थ्योरी में पढ़ाते हुए, बी एक्सिस बी सेंटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही हमारा एवरग्रीन रिजल्ट है, काम भी आ जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से तो वो किलोमीटर लंबा फॉर्मूला आपके काम नहीं आएगा, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा अच्छे से आप अप्लाई कर पाओगे। हमें रेशियो निकालना है सेंटर इज टू एक्सिस का, तो बी सेंटर बाय बी एक्सिस, ठीक है ना। अच्छा, और ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, अब कितना डिस्टेंस पर चाहिए 3r, तो ये हो गया 9, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया 3/2, तो 10 की पावर 3/2, तो 10√10 हो गया, तो 10√10, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। देखो ये चार्ज के रोटेशन का आपका पेटेंटेड प्रॉब्लम है, 45 सेकंड, 30 से 45 सेकंड में खत्म कर देना। वही बायोट सवर्ट लॉ से आप इसे करोगे, और अगर डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसको रोक रहा हूँ। ये कह रहा है एक रिंग है नॉन कंडक्टिंग, प्लास्टिक की रिंग दे रखी है, चार्ज इस रिंग के ऊपर क्यू का दे रखा है, और इसको हम घुमाने जा रहे हैं ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही घटिया टाइप का प्रॉब्लम है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार ये प्रॉब्लम आया हुआ है। तो बायोट सवर्ट लॉ लगा लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी बाय आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वी और आर, वी टेंजेंशियल हो गया, आर ये रेडियल हो गया, एंगल 90 डिग्री हो गया। अब वी तो दे नहीं रखा, तो वी को आर ओमेगा से रिप्लेस कर लो, रिप्लेस करते ही ये रिजल्ट बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू, एक आर कैंसिल होगा, ओमेगा बाय आर। देखें, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू ओमेगा बाय आर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट बैठ रहा है। चलते हैं आगे। यह आपका आ गया सोलेनॉइड का छोटा सा प्रॉब्लम, 45 सेकंड, 30 से 45 सेकंड में खत्म करना है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, इतनी देर में आ गया होगा आपका ये। सोलेनॉइड के 500 टर्न्स दे रखे हैं, लेंथ 50 सेंटीमीटर दे रखी है, करंट इतना दे रखा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन कुछ नहीं बोला गया, तो सेंटर पर निकालेंगे। तो म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ टाइम्स आई, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स 500 हो गए, लेंथ हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, तो हाफ मीटर डाल दिया, करंट का वैल्यू 5 एम्पियर हो गया।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1000, इसमें से ये हमारी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिजल्ट बचेगा 4 पाई इंटू 10 की पावर 3, इसमें से उड़ा देते हैं, ठीक है ना, -4 इंटू, और एक बचा हमारे पास 5, तो रिजल्ट आ गया 20 पाई इंटू 10 की पावर -4। एक और डेसिमल हटा दो, अब वो ऑप्शन में भी देखना पड़ेगा, 10 की पावर -3 में है ऑप्शन, तो 10 की पावर -2 पाई, 2 पाई का मतलब हो गया हमारे पास 6.24, ठीक है ना, 6.28 सॉरी, इंटू 10⁻³ टेस्ला। अब मेरे को देखना पड़ेगा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 6.28 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे। ये आपका कंसेप्चुअल है, सिर्फ 30 सेकंड में इसमें दूंगा आपको। तो आई थिंक आ गया होगा। ये कह रहे हैं कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल मतलब एक अंदर की तरफ केबल है और एक आप बाहर की तरफ, ये वाली केबल आप जो देख रहे हो, ठीक है ना। तो कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ इनर सॉलिड कंडक्टर, तो अंदर की तरफ ये कंडक्टर पूरा सॉलिड है, ठीक है ना, इसमें पूरे में मटेरियल भरा हुआ है, मेटलिक कंडक्टर है ये, ओके, हो गई पेंटिंग बहुत ज़्यादा। एंड एन आउटर हॉलो कंडक्टर, आउटर वाला कंडक्टर हॉलो है, द टू कंडक्टर्स कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अंदर वाले कंडक्टर में करंट मान लो अंदर की तरफ है, ठीक है ना, और इस करंट, और बाहर वाले में करंट मान लो आउटसाइड है। तो एक में अंदर की तरफ ले लिया हमने करंट और एक में बाहर की तरफ ले लिया, इक्वल और अपोजिट आई और आई। अब बताना क्या है, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन, और B2 यहाँ पर है, तो B1 B2 में से कौन जीरो होगा, कौन जीरो नहीं होगा। सबसे पहले हम आउटसाइड में आ जाते हैं, तो इस जगह पर अगर हम एम्पीरियन लूप बनाएं तो ये दोनों को एनक्लोज कर रहा है, जितना इसमें करंट है उतना इसमें करंट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, B2 हो जाएगा 0। B1 वाला देखोगे तो सिर्फ अंदर वाले को एनक्लोज कर रहा है, तो B1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी नॉन जीरो, ठीक है ना। और कितना होगा अगर ये मैं बताऊं तो ये डिस्टेंस आप R ले लो, B1 का वैल्यू हमारे लिए वही सॉलिड वायर के आउटसाइड वाला फॉर्मूला μ0/4π2I/r, समझ आ गया। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, तो B1 हो गया μ0/4π2I/r, बट B2 इक्वल्स टू 0। तो चेक कर लो, B1 नॉन जीरो, B2 0, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। अब देखो हमारे पास आती है थ्योरी, ठीक है ना, ये हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का एक बार कंसेप्ट आता है, दिमाग में अच्छी तरह सेट कर लो। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में सबसे पहले एक चीज़ सोचनी है कि खाली मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल उसमें एंटर कर रहा है तो ये देखना है V और B के बीच का एंगल कितना है। अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल गया तो बेचारा सीधा चला जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। परपेंडिकुलर गया तो पाथ सर्कुलर बनेगा, फिर वो रेडियस वाले सारे फॉर्मूले आपके काम में आ जाएंगे जो फेज 1 में पड़े हुए हैं, mv/qb, √2mk/qb, आ रहा है ना समझ, √2mqv एक्सेलरेटिंग बाय qb। तो ये रेडियस के तीनों फॉर्मूले हमारे यहाँ पर चलेंगे। अगर चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ऑब्लिकली गया मैग्नेटिक फील्ड से, यानी V और B के बीच में एंगल अदर देन 90 डिग्री है, 0 भी नहीं है 90 डिग्री भी नहीं है, कुछ थीटा है, 0 90 डिग्री के बीच में बोल लो, या अदर देन 0 180 90 बोल लो, तो पाथ हेलिकल रहेगा। इस तरीके से सारा सिखाया हुआ है मैंने आपको। फिर इसमें पिच और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का आपका प्रॉब्लम बनेगा, मैंने आगे रखा हुआ है। अगर चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, अच्छा ये यहाँ पे भी मैंने आपको दिया हुआ है, तो रेडियस ये रहा उसका सर्कुलर पाथ का, पिच हमारे पास ये रही, बहरहाल रटने की जरूरत नहीं, हम कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। मैं ये बोल रहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों स्विच ऑन है तो यहाँ हो जाता है पंगा, ठीक है ना, और फिर सवाल अच्छा बनता है, उस पर भी मैंने प्रॉब्लम रखा हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों स्विच ऑन है तो ऐसे में लगती है लॉरेंट फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है QE + QVB, और यहाँ तीन बातें बनती हैं, ठीक। वो तीन बातें ये हैं, अच्छी तरीके से देख लो। अगर V और B यानी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के पैरेलल छोड़ रहे हो, या बेसिकली तीनों पैरेलल हैं, V E B तीनों पैरेलल हैं, तो ऐसे में चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स उसको घसीटना शुरू करेगी, यानी एक्सेलरेट कराएगी या फिर रिटार्ड कराएगी, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, या फिर कहाँ की तरफ वो प्रोजेक्ट किया गया है। तो कहानी पढ़ लो। मोशन विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रहेगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स जीरो रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती रहेगी, या तो चार्ज स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्चुअल में पूछ सकते हैं आपसे। अब यहाँ पर देखो,
चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के तो पैरेलल है बट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब v और b तो आपस में पैरेलल हैं बट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ऐसे में चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, पाथ उसका पैराबोलिक हो जाएगा। पढ़ते जाओ, पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से देखो v और b भी परपेंडिकुलर है, v और e भी परपेंडिकुलर है, यानी कि तीनों म्यूचुअली हम परपेंडिकुलर लेते हुए चल रहे हैं, तो ऐसे में चार्ज पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर वेलोसिटी का वैल्यू, और वो वेलोसिटी का वैल्यू हमारा इस फॉर्मूले से आता है। अगर e वेक्टर का वैल्यू b क्रॉस v के बराबर हो गया, या फिर ऐसे बोला जाए v की वैल्यू e बाई b के बराबर हो गई, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लगेंगी इक्वल और अपोजिट लगेगी, कैंसल आउट कर जाएंगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और चार्ज पार्टिकल इस कांस्टेंट स्पीड से उस स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा। सवाल मिलेगा आपको। अच्छा, फिर हमारे पास वो करंट कैरिंग वायर के कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो करंट कैरिंग वायर या आर्बिट्री शेप की वायर ले लो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो आई एल इफेक्टिव बी, उस पर भी सवाल आपके लिए रखा हुआ है। क्लोज्ड कंडक्टर अगर रखते हो यूनिफॉर्म फील्ड में तो नेट फोर्स हो जाएगी जीरो उसके ऊपर, ठीक है ना। इस पर भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा, अभी दिखाता हूँ भी थोड़ी देर में। ओके, अच्छा, अब टॉर्क, वर्क डन और गैल्वेनोमीटर, पहले इस पे काम कर लेते हैं। तो अगर एक क्लोज लूप है तो उसका अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारा वही NIA, ठीक है ना। वैसे तो हो गया I क्रॉस A वेक्टर, ऐसे बोलो आप, पर जनरल फॉर्मूला हो गया NIA। अब अगर हम क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी पढ़ करके इस लेक्चर को देख रहे हो, तो टॉर्क आपको आनी चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला हमारा M क्रॉस P होता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस M डॉट V होती है। और अगर हम इस डायपोल को, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल, रोटेट कराएं तो वर्क डन हो जाएगा U2 माइनस U1, यानी MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इस पर भी एक ज़बरदस्त सवाल मैंने रखा हुआ है। अच्छा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो इसके अंदर क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमारे पास एक कॉइल होती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं। जैसे ही उसमें करंट फ्लो कराते हैं, कॉइल थोड़ा सा टर्न कर जाती है, और इसके डिफ्लेक्शन से हम करंट का वैल्यू निकालते हैं। तो I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है ना। अच्छा, कैसे आता है ये रिजल्ट? जो कॉइल के ऊपर लगने वाली टॉर्क होती है, जिसको आप बीना बोलते हो, ठीक है ना, तो NIAB, इसको हम टॉर्शनल टॉर्क K थीटा के बराबर कर देते हैं। यहाँ से रिजल्ट मिलता है I इक्वल्स टू K अपॉन NAB टाइम्स थीटा। K को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, और ये पूरा कहलाता है गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट, या रिडक्शन फैक्टर भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट हो गया। अब प्रॉब्लम की बारी। इस फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 45 सेकेंड तक का टाइम, इसको आप अटेम्प्ट करो। तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, तो उसको मैं रोक रहा हूँ। देखो, मतलब अच्छा प्रॉब्लम है। इस तरीके का प्रॉब्लम आप देखोगे बहुत सारा प्रैक्टिस के अंदर हम लोग इस तरीके का प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को करने के लिए देते हैं, ताकि ये जनरली स्टूडेंट की कमांड हो जाए इस सेक्शन के ऊपर। तो आप भी प्रैक्टिस कर लो। ये बोल रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जे कैप, तो एक्सेस में बना लूँ, ये हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गई वाई एक्सेस, और प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो गई जेड एक्सेस। तो ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जे कैप की है, यानी वाई एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से डायरेक्टेड है। ओके, एग्जिस्ट इन अ स्पेस अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमें पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोजेक्ट करना है। मास उसका m है, चार्ज उसका q है, विद स्पीड v फ्रॉम पॉइंट d, 0, यानी कि पार्टिकल रखा हुआ है d0, 0। अब ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ इस जगह पर, कहीं पर एक्स एक्सिस पर। यहाँ ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हो गया d के बराबर। तो ये रहा चार्ज पार्टिकल, q का, m का मास है, v वेलोसिटी से हम इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। पूरा सिस्टम समझ आ गया। तो पहले जैसा मैंने बताया था थ्योरी में, हमेशा जब भी चेक करो v और b के बीच का एंगल देखो, तो वो साफ चमक रहा है 90 डिग्री, पाथ बनेगा सर्कुलर, राइट हैंड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। थंब कहाँ की तरफ जाना चाहिए आपका? वेलोसिटी के डायरेक्शन में। फिंगर हो गई फील्ड की तरफ, फोर्स आ रही है अंदर की तरफ, यानी चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ ऐसे सर्कल बनाएगा यूं करके। तो जैसे यहां से मैंने इधर प्रोजेक्ट किया तो ऐसे सर्कल बनेगा, सही है।
अब चाहता गया ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच पार्टिकल डज नॉट हिट वाई जेड प्लेन। तो हमारा ये पार्टिकल वाई जेड प्लेन को ना टकराए, वाई जेड प्लेन ये हो गया, ठीक है, इसको ना टकराए, तो ये ऐसा एक सर्कल बनाए और इस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस अगर d से कम हो गया तो वाई जेड प्लेन को नहीं टकराएगा। तो r मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू d। बस ऐसे ही शुरू करो, r का वैल्यू डालो, एम वी बाई क्यू बी मस्ट बी लेस देन बी नॉट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू डी, तो v मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू क्यू बी नॉट डी बाई एम। तो हमें v की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो v मैक्स आ गया हमारे पास क्यू बी नॉट डी बाई एम। अब आप ऑप्शन मिलाओ, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। हाँ, ये भी एक कंसेप्चुअल अच्छा है, 45 सेकंड का टाइम है। फॉर्मूला बेस्ड है ये भी। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, इतनी देर में आपका आ जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये कह रहा है ये 3 चार्ज पार्टिकल है, H प्लस, He प्लस एंड O2 प्लस। तो H प्लस, He प्लस एंड O2 प्लस, फट से पहले इनका चार्ज और मास लिख लो। चार्ज हो गया प्लस E, मास हो गया 1 AMU, ठीक है। He प्लस का चार्ज हो गया प्लस E और मास हो गया 4 AMU। O2 प्लस का चार्ज हो गया, वैसे नहीं भी लिखना, अलग डायरेक्ट ही कर सकते हो आप, मास हो गया हमारा 16 AMU। अब करना क्या है, आर हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी पासेस थ्रू अ रीजन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी देन। तो हमें पता करना है कौन डिफ्लेक्ट होगा सबसे ज़्यादा, कौन बराबर होगा, यानी रेडियस निकालना पड़ेगा। जिसका रेडियस सबसे छोटा वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है ना, जिसका रेडियस सबसे बड़ा वो कम डिफ्लेक्ट हुआ। ये डिफ्लेक्शन का कंसेप्ट रहता है। तो रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट 2mk बाई क्यू बी। अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है उनको भगाओ, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड और 2, तो प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई क्यू, सही है। तो रेडियस ऑफ H प्लस इज टू रेडियस ऑफ He प्लस इज टू रेडियस ऑफ O2 प्लस। अब इनका वैल्यू लिख लो। आप इसको डायरेक्ट भी इस स्टेप के बाद इसको लगा सकते थे, ये कहानी करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। ओके, अब हमारे पास रूट m, तो H प्लस का मास 1, तो 1 बाई ई। नेक्स्ट हो गया He प्लस का मास, ये आ गया 4 बाई ई, इस टू अगला आ गया 16 बाई 2e। देखते क्या आता है, e तो खत्म हो गया, 1:2, यहाँ से 4 बाहर आया यानी 2 इधर बचा। तो सबसे छोटा रेडियस H प्लस का है, तो He प्लस विल बी डिफ्लेक्टेड मोस्ट। ये कह रहा है लीस्ट, तो गलत है। इन दोनों का रेडियस बराबर है तो दोनों का डिफ्लेक्शन इक्वल होगा, ये ऑप्शन सही है। O2 प्लस विल बी डिफ्लेक्टेड मोस्ट, नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑल विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा इसमें राइट आंसर बी है। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा, रिवाइज भी हो गया आपका रेडियस का कंसेप्ट। चलते हैं आगे। ये प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूं, आ जाओ देखते हैं इसका सोल्यूशन। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी T, तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी T है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, रेडियस R, इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B। काइनेटिक एनर्जी वो उसकी डबल करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रिपल करता है। नया रेडियस बताओ, तो पहले रेडियस का फॉर्मूला सेट करो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, अंडर रूट 2mk बाई क्यू बी। चेंज किस किस को करना है, मास और चार्ज तो वही रहना है, काइनेटिक एनर्जी को डबल करना है,
मैग्नेटिक फील्ड को ट्रिपल करना है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर K बाई बी, सही है। तो नया रेडियस R डैश इज प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी को हमने डबल किया 2K, मैग्नेटिक इंडक्शन को ट्रिपल किया 3B, तो R डैश की वैल्यू हो गई रूट अंडर 2/3 टाइम्स R। अब क्या रूट 2/3R, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो 3 को भी रूट के अंदर ले जाओ, तो रूट अंडर 2/9, ये रेडियस कैपिटल R से डिनोट किया जा रहा है, कैपिटल R लगा देते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट। तो ठीक ठाक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम 24, ये अच्छा प्रॉब्लम है, करो अटेम्प्ट आप इसको, 45 सेकेंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो हमें ये पी क्यू का डिस्टेंस यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये डिस्टेंस निकालना है। पहले चार्ज पार्टिकल का मास इतना दे रखा है, चार्ज इतना दे रखा है, तो ये चार्ज यहाँ से एंटर किया, क्यू का चार्ज ले लेते हैं पॉजिटिव। फोर्स देखो, इस पे फोर्स आ रही है बाहर की तरफ, यानी इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, तो ये इसका सेंटर बना। अब हम इधर से सर्कल बनाने जा रहे हैं, ये सर्कल का एक छोटा सा सेगमेंट बना, तो आप देख रहे हो एक माइनर आर्क ये बना रहा है, ठीक। अब आप कहोगे सर ये हेलिकल पाथ क्यों नहीं बना रहा, तो ये एंगल 45 डिग्री वी और बी के बीच का नहीं है, वी ये रही, बी ये रहा, दोनों अभी भी परपेंडिकुलर है, सर्कल बन रहा है, ठीक है ना, बट पूरा नहीं बन पा रहा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ऑब्लिकली एंटर कर रहा है, फील्ड से ऑब्लिकली नहीं कर रहा है, शब्दों का अंतर है, ठीक है ना। तो अब हमें ये पी क्यू निकालना है, कैसे निकालें, बस थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करते हैं। देखो ये रेडियस हो गया जो कि हम फॉर्मूले से लिख लेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 45, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, तो ये भी 45 आ गया। ओके, अब इतना डिस्टेंस x ले लेते हैं, तो x अपॉन r cos 45 हो गया, cos 45 1/√2 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई r/√2, बट हमें x तो चाहिए नहीं, हमें तो pq चाहिए, तो वो हो गया ट्वाइस ऑफ x, मतलब √2 टाइम्स x। ओके, √2 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि x की जगह मैंने r/√2 टाइम्स r, सॉरी r/√2 डाला, एक कैंसिल हो गया, √2r फाइनल आंसर बचा। बस अब हमें वैल्यू पुट करने हैं, तो √2 टाइम्स r, रेडियस का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, स्पीड हमें दे रखी है तो mv/qb आप यूज़ करोगे, तो mv/qb, तो √2 मास हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, स्पीड दे रखी है 10⁻7, चार्ज दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19, मैग्नेटिक फील्ड 1, तो बहुत ही आराम से ये तो सब कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया 10 ऊपर बचा, तो √2 हो गया 1.414, 10 बचा कि कितना बचा ये, हाँ -1 बचा, तो √2 टाइम्स 10⁻⁻1, 10 नहीं बचा, तो 0.14 मीटर इसका रेडियस हो गया। अब मैं चेक करूँ आंसर किस टर्म में दे रखा है, ठीक है मीटर में है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, ये अच्छा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, 45 सेकंड से 1 मिनट तक का आपको टाइम लगना चाहिए। तो आई थिंक मैं इसको रोक दे रहा हूँ, इतने पे आ जाना चाहिए आपका ये आंसर। तो पहले ही बोल रहा है कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में यानी VEB तीनों परपेंडिकुलर है, पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन है, तो हमें बताया V की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E/B के बराबर, ठीक है। E दे रखा है, B दे रखा है। अब ये बोलता है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ होते ही सिर्फ बची मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो पाथ सर्कुलर बनता है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जानना चाह रहा है, हमने फॉर्मूला लगाया
एम वी बाई क्यू बी, वी हमने यहाँ से उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, फाइनल रिजल्ट आ गया एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर। सही है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन बस खाली हमें करनी है। मास देखो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है हमें, मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखी है वेबर पर मीटर स्क्वायर में, इलेक्ट्रिक फील्ड 3.2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ओके, नीचे आ गया चार्ज, चार्ज की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19। ओके, अब हमें चाहिए बी स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सिंप्लीफाई करते हैं, 16 2 जा 32, ठीक है ना, ये इधर से कटा 2, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 पॉइंट, और ये बचा हमारे पास 2 4 जा 8 1 4.5। अब 10 की पावर देख लें कितनी बच रही है, तो 10 की पावर ये ऊपर चला गया 11 हो गया, 11 31 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 20 माइनस 20 और माइनस 19, तो 10 की पावर माइनस 1 बचा। तो 0.45 मीटर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के मिक्सचर का ये प्रॉब्लम ठीक प्रॉब्लम था, ऐसा आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं आगे। ये आपका हेलिकल पाथ का प्रॉब्लम है, 45 सेकंड का टाइम है। तो मेरे ख्याल से मैं इसको रोक देता हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन में खुद ही ये स्कीम बता रहा है, चार्ज 1 कूलम, मास इतना, स्पीड इतना, बहुत इजी डेटा दे रखा है मैं क्वेश्चन में, और मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, थीटा 30 डिग्री बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक इंडक्शन, तो वी और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो अब तो गारंटी हो गई पाथ हेलिकल बनेगा, और पूरा सबूत भी दे रहा है। हेलिकल पाथ का पिच बताना है आई थिंक हमें। हाँ, तो पिच किसकी वजह से आता है, पैरेलल स्पीड की वजह से इनटू टी टाइम v पैरेलल। अच्छा, मैं यहाँ पर पहले डायग्राम भी दिखा दूँ आपको। ये हो गया हमारा चार्ज पार्टिकल q, मास m, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये वेलोसिटी हो गई, ये थीटा एंगल हो गया, ये पैरेलल स्पीड हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर की वजह से सर्कल बनता है, पैरेलल की वजह से ये सर्कल हेलिक्स में खिंच जाता है। तो ये रहा पूरा हेलिकल का कंसेप्ट आपका। तो पिच हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये पैरेलल स्पीड की वजह से आ रही है, एक टाइम पीरियड के अंदर आ रही है। पैरेलल स्पीड का कंपोनेंट डाल देते हैं, वी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड हो गया 2 पाई m बाई क्यू बी। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ गया पिच का 2 पाई एम वी बाई क्यू बी टाइम्स कॉस थीटा। बस अब रिजल्ट पुट करते जाओ। तो 2 पाई, मास 1, स्पीड 1, चार्ज 1, ये 1, कितना आसान हो गया देखो सारा कैलकुलेशन। थीटा 30 डिग्री, रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो रूट 3 पाई मीटर इज द वैल्यू ऑफ पिच। ऑप्शन हो गया हमारा बी करेक्ट। तो मुश्किल नहीं है भाई, देख लो, ठीक है ना। अब आप इसको भी हार्ड बोलोगे तो यार और इससे ज़्यादा क्या आसान हो सकता है आपके लिए। तो हेलिक्स भी हम मजे मजे में करते चले जा रहे हैं। आ जाओ। हाँ, ये है आज का बेस्ट प्रॉब्लम, नया प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, आप शायद इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है ना। अटेम्प्ट करो, दिमाग लगेगा, 1 मिनट तक का टाइम दे रहा हूँ। क्या हुआ, थोड़ा सा हिल गए आप लोग लगता है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा बस चेंज किया मैंने प्रॉब्लम को, और कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट नया है, तो मैं इसको रोक रहा हूँ। अगर नहीं भी आया ना तो डरने की ज़रूरत नहीं, सीख लो, ताकि एग्ज़ाम में आए तो छोड़ के ना हो। तो प्रॉब्लम में ही ये कह रहा है, चार्ज पार्टिकल को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v है,
ठीक है ना, स्पीड नहीं दी गई, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अभी तक क्या था, रेडियस वगैरह हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे, पर यहाँ काम नया कर दिया, फोर्स पूछ ली गई। तो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला हो गया क्यू वी बी, सही है। पर स्पीड बतानी हमें, हमें चाहिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज, यार स्पीड को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से कैसे लिंक करें, तो काइनेटिक एनर्जी को क्यू वी एक्सेलरेटिंग डाल देते हैं, सिंपल तरीका दे देता हूँ, वो कर लो। तो एक काम करते हैं, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, टाइम्स बी। अब एम वी हो गया मोमेंटम, मोमेंटम की वैल्यू अंडर रूट टू एम के, और के की जगह क्यू वी एक्सेलरेटिंग। तो फोर्स का फॉर्मूला बना क्यू बाय एम, मॉडिफाई करना पड़ रहा है देखो हमें, इसलिए मैंने कहा ये अच्छा प्रॉब्लम है। तो 2m क्यू वी एक्सेलरेटिंग टाइम्स बी। अच्छा, अब ये q और ये m ये बाहर क्या कर रहे हैं, इन भाई बंधुओं के साथ इसको ले जाओ, तो ये स्क्वायर होकर के चला जाएगा, तो q स्क्वायर हो जाएगा, तो अंदर q क्यूब बचेगा, m स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे एक m बचेगा। तो फाइनली फोर्स का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस q क्यूब v एक्सेलरेटिंग बाय m टाइम्स b। देखो कितना मजेदार रिजल्ट तैयार हो रहा है, नया तैयार हो रहा है, पहली बार कर रहे होगे ये आप। अब ये बोल रहा है पहले ड्यूट्रॉन जा रहा है, बाद में अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो डेटा चार्ज और मास का अलग अलग है पहले और बाद में, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, हमें रेशियो ले लेना चाहिए, तो F1 बाई F2, और सारा खेल रूट के अंदर ही लेते हैं, Q1 बाई Q2 का क्यूब, V1 एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बाई V2, दैट्स इट, कोई क्यूब व्यूब नहीं, और इधर आ गया M2 बाई M1। अब इसको करते हैं तसल्ली से सिंप्लीफाई, गड़बड़ मत कर देना। तो F1 बाई F2 इक्वल्स टू, अब भाई चार्ज, ड्यूट्रॉन का चार्ज हो गया E के बराबर, अल्फा का हो गया 2E के बराबर, तो ये 1/2 का क्यूब मतलब 1/8, सही है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पहले V था, बाद में 2V है, तो ये आ गया 1/2। लास्ट, मास ऑफ अल्फा कितना होता है 4 AMU, ड्यूट्रॉन का 2 AMU, तो ये 2:1 हो गया। तो ये कटा 1/2√2। पहले की फोर्स F थी, बाद की हमें कैलकुलेट करनी है, तो F2 का वैल्यू आ गया 2√2 टाइम्स F। तो आई थिंक ऐसा नहीं था कि नहीं किया जा सकता था, बस क्या था, दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ा। तो अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट लिखना है, इसको एक बार फिर से जरूर कर लेना, ताकि एग्जाम में आने पर हमसे गलत ना हो। तो ऑप्शन 4 करेक्ट। अब आपको अटेम्प्ट करना है, ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, मैं आपको इसमें 30 से 45 सेकंड ही दूंगा सिर्फ। बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, आता है ना फॉर्मूला, सिंपल सा ही फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, आर डिस्टेंस पर ले लेते हैं, ये एल लेंथ की ले लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला, अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा हो गया μ0/4 ट्वाइस I1 I2 बाई आर टाइम्स एल। अब वो कहता है पहले की फोर्स ये रही, करंट इतना है, और आई थिंक अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स वगैरह सब दे रखी है। मुद्दा ये करंट को डबल कर रहा, बाकी किसी चीज को नहीं। तो दोनों वायर के करंट को डबल करोगे तो नई जो फोर्स हो जाएगी, ये 2 और ये 2 के फैक्टर, यानी 4 टाइम्स एफ हो जाएगी। एक सेकंड का काम भी नहीं था, 4F हो गया, तो रिजल्ट आ गया 4 × 10⁻³ न्यूटन। इसलिए मैंने बोला था 30 से 45 सेकंड से ऊपर नहीं मिलेगा टाइम। ऑप्शन 3 करेक्ट। ये भी ठीक ठाक है, 45 सेकंड तक का टाइम है आपका। तो रोक दूं, इतनी देर में आ गया होगा आपका ये प्रॉब्लम। तो
देखो ये कह रहा है रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज सस्पेंडेड बाय टू वायर। तो रोटेशन में सीखा था ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वैसा ही कंसेप्ट है ये, बट इतना लेंथी नहीं है, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो पहले तो मैंने नीचे mg लगा दिया फोर्स के नाम पर। अब कहता है इसमें करंट इधर की तरफ फ्लो करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो एम्पीरियन फोर्स लगेगी आपकी फिंगर फील्ड की तरफ, अंगूठा करंट की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ। तो ये एम्पीरियन फोर्स आ गई BIL, सही है। ये दोनों पकड़ करके रॉड को नीचे खींच रहे हैं, तो इन दोनों थ्रेड के अंदर टेंशन डेवलप हो जाएगी सेम, क्योंकि ये फोर्स लग रही है बिल्कुल सेंटर से। तो इक्वेट कर लो, फोर्सेस बैलेंस कर लो। 2T का वैल्यू हमारे पास हो गया mg प्लस BIL, और हमें इसमें कैलकुलेट करना है T का वैल्यू, तो विच इज mg प्लस BIL बाय 2। ऑप्शन देख लो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट, सिंपल था प्रॉब्लम ये। हाँ, ये आपका इफेक्टिव लेंथ वाला आ गया। करो अटेम्प्ट, 45 सेकंड का टाइम है। वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर बताना है, तो थोड़ा डायरेक्शन का भी पंगा रहेगा। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो अब L इफेक्टिव, पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो, 4K कैप यानी बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, ठीक है, पॉजिटिव Z एक्सिस की तरफ। फील्ड स्ट्रेंथ 4K कैप हो गई। अब आपको चाहिए होगा L इफेक्टिव, तो आपने इसे पकड़ा, ज्वाइन किया, ये हमारे पास L इफेक्टिव हो गया। इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर ये y ले लें तो L इफेक्टिव हो गया 2y, सही है। अच्छा, तो जो इस पे फोर्स एक्ट करेगी वही इस पैराबोला पर एक्ट करेगी। तो इसमें फोर्स देखने के लिए ये रहा A से B तक का पोर्शन, सही है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाली है, ठीक। राइट हैंड यूज करो और फोर्स का डायरेक्शन चेक करो। फील्ड बाहर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, फोर्स लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट यानी फोर्स का वेक्टर आ गया माइनस आई कैप। माइनस आई कैप इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी इन दोनों में से एक आंसर हमें मिलने वाला है। तो मतलब पूरा पका पकाया सवाल हो गया, गारंटी होगी कि अब सही होना ही है, ठीक है ना। बस अब हमें ये देखना है मैग्नीट्यूड कितना है, तो BIL इफेक्टिव, मैग्नेटिक फील्ड इज 4, करंट इज 2, L इफेक्टिव। अब क्या L इफेक्टिव दे रखा है, नहीं दे रखा, सब दे देगा तो फिर हम क्या करेंगे। देखो बेटा गौर करो, ये कोऑर्डिनेट x का है, तो x इक्वल्स टू 2 मीटर, पर अपने को x तो चाहिए नहीं, हमें तो ये y चाहिए। कहाँ से आएगा, इसमें पुट करके। तो L इफेक्टिव अभी मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, यहाँ से L इफेक्टिव को वर्कआउट करते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 2 मीटर, y स्क्वायर इज 4, वैल्यू ऑफ y इज प्लस माइनस 2, माइनस 2 नीचे हो गया, प्लस 2 ऊपर हो गया, और 2y अगर हम करें, या अगर हम यहाँ से यहाँ के बीच का गैप देखें तो 4 मीटर हो गया। तो L इफेक्टिव का वैल्यू 2y या फिर 4 मीटर पुट कर दो, तो 4 2 4 32 न्यूटन का फोर्स हो गया वेक्टर फॉर्म में। डायरेक्शन हमने पहले ही पता लगा लिया, 32 माइनस आई कैप। ऑप्शन आपको समझ ही आ गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। ये भी सिंपल कंसेप्चुअल है, सिर्फ 30 सेकंड में आपको दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्शन बताना है आपको फोर्स का। तो रोक दूं मैं इसको, वैसे भी ज़्यादा टाइम दे दिया। हमें आर वाली वायर पे पता करना है ये दोनों मिलकर के क्या कहाँ की तरफ फोर्स लगाएंगे। देखो ये और ये सेम करंट कैरी कर रहे हैं, अट्रैक्ट हुआ, तो 1 कर लो, इसको 2 कर लो, तो F1 अट्रैक्शन हो गया, यानी 1 वाली वायर की तरफ। 2 और इसमें भी सेम करंट है, तो ये भी अट्रैक्शन हो गया, तो दोनों की फोर्स सेम डायरेक्शन में, यानी नेट फोर्स आ जाएगी लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी कंसेप्चुअल है, पर अच्छा कंसेप्चुअल है, सिर्फ 30 सेकंड आपको इसमें मिलेंगे। फेज 1 में हमने न्यूमेरिकल भी किया था इसका,
तो रोक दूँ इसको, इतनी देर में आ गया होगा आपका ये। देखो बेटा, दोनों वायर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वायर में क्या होगा, इसकी जो फील्ड होगी वो इसके ऊपर PQ के ऊपर फोर्स लगाएगी, जितना पास में होगा फील्ड उतनी ज़्यादा। तो थोड़ा सा फील के लिए यहाँ बड़ा क्रॉस, ये थोड़ा छोटा क्रॉस और छोटा और छोटा ही, बस फील लेने के लिए यहाँ से यहाँ फील्ड डिक्रीज कर रही है। अब फोर्स चेक करो, तो फोर्स आ गई ऊपर, तो यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ कम, फिर यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम। तो आप देखो इस एंड पर ज़्यादा फोर्स और इस एंड पर कम फोर्स, तो ये जाएगी तो ऊपर, बट ऐसे घूमते हुए। तो रॉड क्या कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, साथ साथ में रोटेट भी कर रही है। और अच्छा कंसेप्चुअल बनाना हो तो ऐसे बोल देंगे, ट्रांसलेटिंग अपवर्ड, रोटेटिंग ऐसे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट खैर हमसे सिर्फ पूछा गया क्या करेगी रॉड, तो ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट। ऑप्शन थर्ड करेक्ट। ये आपका देखो पेटेंटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, हर बार कराया है, हर बार कराऊंगा, आगे तक कराते रहूंगा, बट क्योंकि आपके में बहुत ज़्यादा आता है। 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम। करंट का डायरेक्शन इसमें नहीं दे रखा, अपनी तरफ से मान लो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उधर ऑप्शन में देखो ना अट्रैक्शन कुछ रिपल्शन कुछ भी नहीं दे रहा, मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का। तो मैं रोक दे रहा हूँ उसको। देखो सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका इसका ये होता है, ये रही वायर, इसमें करंट आई का चल रहा है, ये स्क्वायर लूप या कोई सा भी लूप ले लो जैसा आपको दे रखा है, और इसमें करंट आई थिंक स्मॉल आई का चल रहा है, लेंथ इसकी L दे रखी है, ये डिस्टेंस मैं R1 लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस में R2। देखो होगा क्या, बेसिकली ये एक पैरेलल वायर का सेट हो गया, ये दूसरा पैरेलल वायर का सेट हो गया, इसमें अट्रैक्शन हो गया, फोर्स F1 की इधर आ गई, इसमें रिपल्शन हो गया, फोर्स F2 की इधर चली गई। क्योंकि ये फोर्स डोमिनेट करेगी, डिस्टेंस कम है, तो नेट फोर्स इधर आ गई। बट ये डायरेक्शन जो है वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि करंट ये हमने अपने आप से एज्यूम करा, एग्जामिनर ने नहीं दिया। तो कई बार कंसेप्चुअल बनाने के लिए वो डायरेक्शन ऑफ करंट देगा, फिर पूछेगा अट्रैक्ट होगा, लूप या रिपेल होगा। तो जैसा ये वायर का नेचर होगा उसी के हिसाब से सारी चीज़ जो होगी वो डोमिनेट करेगी। तो अगर ये दोनों सेम है तो फिर अट्रैक्ट होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर रिपेल हो जाएगा। सिचुएशन के हिसाब से आंसर देना है। अच्छा, अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो ये जो नेट फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी F1 माइनस F2। मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिजल्ट इसका, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस I1 I2 पैरेलल वायर की फोर्स का फॉर्मूला टाइम्स L 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। सही है, बस इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज छोड़ो, ट्वाइस कैपिटल आई स्मॉल आई लेंथ L 1 बाय R1, R1 हो गया L बाई 2, ठीक है ना, ये डिस्टेंस L बाई 2 है। यहाँ से यहाँ तक 3L बाई 2, तो नीचे आ गया 3L, ऊपर चल गया 2। तो इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे 4L बाई 3, सॉरी 4 बाई 3L आ जाएगा, एक L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 से 4 भी उड़ा ही देते हैं, तो रिजल्ट बचा म्यू नॉट, यहाँ पहले एक लिख लेते हैं एक बार, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाए, ट्वाइस आई L 4 बाई 3L डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब उड़ाओ, तो L से L कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, पाई नहीं। तो रिजल्ट बचा हमारे पास फाइनल ट्वाइस म्यू नॉट आई L कैंसिल आउट हो गया, ध्यान रखना, नीचे बचा 3 पाई। ठीक है, तो 2 बाई 3 पाई किस में चमक रहा है, 2 बाई 3 पाई फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, तो 2 बाई 3 पाई म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई, और L नहीं है, इसमें L दे रखा है, तो ये ऑप्शन कट गया, हमारा ए ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो गया। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम था, पर आप सबको आना चाहिए था, तो इस रिजल्ट से आप इसको सॉल्व कर लिया करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तो भाई और ज़्यादा अच्छा प्रॉब्लम है, आपको इसमें बताना है टॉर्क के बारे में। 30 से 45 सेकंड ले सकते हो। तो मैं स्टार्ट करूं इसको, रोक दे रहा हूं इतने पे।
देखो कैसे पता करेंगे इक्विलिब्रियम का, तो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ था। इक्विलिब्रियम में दो तरीके का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो अनस्टेबल। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना, जब थीटा जीरो होता है। थीटा जीरो मतलब एम और बी पैरेलल, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थीटा 180 पर होती है, ठीक है ना, और ये होता है प्लस एम बी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को बोलते थे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम को बोलते हैं अनस्टेबल। तो बस अब हमें ये देखना है एम और बी के बीच का एंगल कितना है। देखो ये करंट घूम रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डायपोल बाहर की तरफ यानी जेड एक्सिस की तरफ, तो एम और बी के बीच का एंगल 0 हो गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें ये इस तरीके से करंट रोटेट कर रहा है, तो डायपोल इसका ऊपर की तरफ, तो डायपोल ऊपर की तरफ, बी नीचे की तरफ, थीटा हो गया 180, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें करंट घूम रहा है हमारा क्लॉकवाइज, तो डायपोल अंदर की तरफ हो गया, और थीटा सॉरी बी बाहर की तरफ हो गया, थीटा 180 डिग्री हो गया, अगेन अनस्टेबल। तो मेरे ख्याल से सारा रिवाइज हो गया आपका एक ही सवाल में। इसमें चेक करो, एम ऊपर की तरफ हो गया, बी इधर की तरफ हो गया, एंगल 90 डिग्री हो गया, और ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, इसमें टॉर्क लग रही है, वो भी मैक्सिमम लग रही है, तो नॉट इन इक्विलिब्रियम। और हमसे क्या पूछा था, विच वन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, वो मज़ेदार प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और इसको अटैम्प्ट करने में आप खुश हो जाओगे। वर्क एनर्जी के ऊपर एक बेस्ट प्रॉब्लम ये मैंने डायपोल का आपको दिया है, ठीक है ना, करो इसको अटैम्प्ट, 45 सेकंड से 1 मिनट। तो मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, मेटलिक वायर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, इट कैरीज अ करंट आई एंड इज केप्ट परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेबल। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट याद आ गया होगा अच्छे से, अभी जस्ट हम 2 सवाल करके हटे हैं। तो देखो पहले स्क्वायर था, साइड ए थी, करंट हम अपने हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर हो गया, फील्ड भी इधर की तरफ हो गई, और ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम में। कहता है इसके शेप को हमने चेंज करके सर्कल बना दिया, कीपिंग लेंथ सेम यानी पैरामीटर सेम, और इक्विलिब्रियम वही स्टेबल है अभी भी इसका, समझ रहे हो आप। कहता वर्क डन बता दो। तो है एक अच्छा सवाल है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं है कि आप जो फॉर्मूला याद करते हो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, वो नहीं लगेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, डायपोल मोमेंट m1 बाद का m2। तो पहले डायपोल मोमेंट ही लिख लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट हो गया करंट इनटू एरिया, यहाँ का डायपोल मोमेंट हो गया, करंट तो वही है, एरिया पाई आर स्क्वायर, पर मुसीबत आर नहीं पता, तो पेरीमीटर कंपेयर कर लेते हैं। तो 4a इक्वल्स टू 2 पाई आर, ठीक है, यहाँ से आर मिल गया कितना 2a बाय पाई, और यहाँ पुट कर दिया, तो m2 का वैल्यू आ गया आई पाई 4a स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। चलो भाई ये निकलो इधर पाई, तो 4ia स्क्वायर बाय पाई, समझ आ गई होगी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी माइनस m1b, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी माइनस m2b, और वर्क डन होता क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो W एजेंट U2 माइनस U1, ठीक है ना, U2 माइनस U1 आपने किया तो ये प्लस हो गया, तो M1 माइनस M2 इंटू बी, पुट करो, M1 कहाँ गया, ये रहा IA स्क्वायर, M2 4IA स्क्वायर बाय पाई, कॉमन लो, तो IA स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस 4 बाय पाई अंदर बचा, टाइम्स बी, ऑप्शन में लाओ, तो IBA स्क्वायर 1 माइनस 4 बाय पाई, ऑप्शन 4 करेक्ट है ना। मज़ेदार प्रॉब्लम था, थोड़ा सा कन्वेंशन से अलग हटके बनाया हुआ था। चलते हैं आगे। अच्छा लो, अब फिर आपके पास थ्योरी आती है, ये हमारी वही अर्थ मैग्नेटिज्म की यहाँ पर अब थोड़ी सी थ्योरी है, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में आप देखो, सबसे पहले तो इसका वही मैग्नेटिक डायपोल और वो सारी चीज़ें चलेंगी, याद दिलाऊं
तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला m इंटू एल, पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों के बीच का गैप हो गया। डायपोल को फील्ड में रखेंगे, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क लगेगी, m क्रॉस b की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस m डॉट b की वर्क डन होगा U2 माइनस U1। आई थिंक ये तो हमारा पुराना सा काम है, समझ आ गया होगा। और थोड़ा रिवाइज कराता हूँ, डायपोल की एक्सेल लाइन पर जो फील्ड होगी μ0/4 वही वाला सेम 2m/r³। इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड होगी अपोजिट डायरेक्शन में μ0/4 m/r³, सब कुछ वही है। जनरल पोटेंशियल का फॉर्मूला जैसे वहाँ था 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r², सेम यहाँ पर 2m cos थीटा बाय r²। तो ये फॉर्मूले तो बिल्कुल एज इट इज सेम है। अगर हम इस डायपोल का शेप चेंज करें तो डायपोल मोमेंट m इंटू एल इफेक्टिव आ जाता है, ठीक है ना, ये भी कंसेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल वही हैं। अगर किसी रिवॉल्विंग चार्ज का डायपोल मोमेंट निकालना है तो हम एक यूनिक थ्योरम यूज़ करते थे, m/l इक्वल्स टू q/2m, याद है ना। तो जहाँ पर m हो जाता था डायपोल मोमेंट घूमते हुए चार्ज पार्टिकल का, l आई ओमेगा पुट कर देंगे, i की जगह पॉइंट मास हो तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर कोई रॉड वगैरह घुमाई जा रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये घूमते हुए चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का तरीका है। ओके, इसी तरीके से आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और छोटे छोटे रिजल्ट। डायपोल के बाद अगला सेक्शन तुरंत आता है अर्थ की फील्ड का। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में होती है उस प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। जितने एंगल पर, जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन ले लो, जितने एंगल पर हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड होती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिप। डिक्लिनेशन क्या होता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। तो मैं यहाँ पर डायग्राम दिखाऊँ तो जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये अर्थ की फील्ड है, ये एंगल डेल्टा ले लो, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो ट्रू एंगल ऑफ डिप tan डेल्टा हो गया b वर्टिकल बाय b हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। अब अगर हम इस प्लेन के अलावा कोई और प्लेन लें तो उसके अंदर हमें फॉल्स एंगल ऑफ डिप मिलता है। तो रिलेशन क्या होता है, tan डेल्टा डैश, प्रूव नहीं कर रहा मैं, tan डेल्टा बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। अब बस खाली डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये अदर प्लेन है थीटा एंगल पर, इसमें फॉल्स एंगल ऑफ डिप डेल्टा डैश है, तो tan डेल्टा डैश यानी फॉल्स एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप एंड एंगल बिटवीन अदर प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज थीटा। तो इनके बीच का रिलेशन हो गया tan डेल्टा डैश बराबर tan डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। न्यूमेरिकल मिलने वाला है इसलिए मैंने ये याद दिला दिया। अच्छा, अर्थ के पोल्स पर चले जाओगे, मैग्नेटिक पोल्स पर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी अर्थ के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। इक्वेटर पर चले जाओगे तो अर्थ के सरफेस के पैरेलल मिलेगी। ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसके बाद हमारे पास, अच्छा इसमें और क्या चीज़ें आ जाती हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हमारे पास आ जाता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, फेज 1 में आपने पूरा पढ़ा था, बस एक बार क्विक रिव्यू कर लो। सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर पर बार मैग्नेट रखा हुआ होता है। ये सर्कल में जैसे ही करंट दौड़ाते हैं ये परपेंडिकुलर फील्ड प्रोड्यूस करता है। परपेंडिकुलर तो किसके, BH के। वो फील्ड नीडल को अपनी तरफ घुमाती है, तो B इक्वल्स टू BH tan थीटा, इसको टेंजेंट लॉ भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। तो B इक्वल्स टू BH tan थीटा, फिर B सर्कल के सेंटर की फील्ड का फॉर्मूला μ0 इक्वल्स टू BH tan थीटा से हम इसके प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर लेते हैं। और क्या इसके अंदर बनता है, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, बार मैग्नेट को अर्थ की फील्ड में ऑसिलेट कराते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√I/mb, इस पे भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है वही पैरा, डाया और फेरो की प्रॉपर्टीज। पैरा मैग्नेटिक वो होते हैं जो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, फेरो वो होते हैं जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। डाया इनकी तो कहानी उल्टी चलती है, ठीक है ना, दुनिया से उल्टे चलते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में वेरी वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट न्यूमेरिकल रखा है मैंने इस पे। फिर अगर आप मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये हो जाता है म्यू टाइम्स एच, जहाँ एच को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक। अच्छा सॉरी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इसके बाद हमारे पास एक दो छोटे मोटे और फॉर्मूले आते हैं, जैसे ससेप्टिबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना, क्यूरी लॉ है। तो ये कुछ अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के कुछ छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं। जैसे एक बार क्यूरी लॉ याद दिलाऊं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, पैरामैग्नेटिक के लिए। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लगाओगे तो क्यूरी लॉ नहीं लगता, तो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक को हीट करने पर ससेप्टिबिलिटी कम होती चली जाती है। एक टेम्परेचर जिसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, उसके बाद फेरो पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लॉ लगना स्टार्ट हो जाता है, इसको क्यूरी वीस लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट है। अच्छा, एक दो चीज़ें और, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक की स्लाइटली ग्रेटर दैन 0 होती है, डाया की स्लाइटली लेस दैन 0 होती है, फेरो की मच ग्रेटर दैन 0।
अगर हम म्यू निकालें, रिलेटिव परमेबिलिटी निकालें, फॉर्मूला 1 + m होता है। पैरा का स्लाइटली ग्रेटर दैन 1, डाया का स्लाइटली लेस देन 1, फेरो का मच मच ग्रेटर दैन 1। तो ये एक जनरल थ्योरेटिकल मतलब पूरा का पूरा पोर्शन रहता है जो आपको रिवाइज होना चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब चलते हैं प्रॉब्लम के सेक्शन पर। तो अब ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका टॉर्क का है और आपको इसमें मैं 45 सेकंड दे रहा हूँ, करो अटेम्प्ट। तो आई थिंक आ जाना चाहिए। देखो प्रॉब्लम ये कह रहा है बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, तो हमें बार मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ यानी स्मॉल m दे रखा है 2 एम्पियर मीटर। इस कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 4 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सच दैट द एक्सिस ऑफ मैग्नेट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो फील्ड ये ले लेते हैं और इसके डायरेक्शन से ये जो मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका डायपोल मोमेंट हो गया, ये फील्ड के डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द कपल एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज फाउंड टू बी, तो टॉर्क हमें दे रखी है 80 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, यानी एल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो टॉर्क का फॉर्मूला लगाया mb sin थीटा, टॉर्क की वैल्यू 80 × 10⁻⁷, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को ब्रेक किया स्मॉल m जो कि हमें दे रखा है, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ डायरेक्ट 2 × डिस्टेंस l ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 4 × 10⁻⁵ और साइन 30 डिग्री 1/2, 2 से 2 कैंसल आउट हुआ और l का वैल्यू हमारे पास आया। इन सबको इधर ट्रांसफर करते हैं तो 10⁻⁻2 आ गया, 4 और इधर कट के 20 हो गया। ये मीटर में आ रहा है, हमें किस में चाहिए, हमें या मीटर या सेंटीमीटर में चाहिए। तो बेसिकली ये हो गया 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। तो चेक कर लेते हैं, 0.2 मीटर तो नहीं है, 20 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम आपका दो मैग्नेट और उनकी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है। 45 सेकंड का टाइम है। इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन देखते हुए फिर उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करना। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, इतनी देर में आ जाना चाहिए। देखो ये हमें स्क्वायर दे रखा है और इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। करना क्या है, पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस बार मैग्नेट की ये कौन सी लाइन होगी, इक्वेटोरियल लाइन, तो इसकी वजह से फील्ड डायपोल, ये इसका डायपोल है, इसके अपोजिट, दिस इज P1। ये इसकी एक्सियल लाइन होगी और फील्ड इसी डायरेक्शन में हो गया, ये हो गया B2। एक्सियल लिख देता हूँ और यहाँ इक्वेटोरियल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B एक्सियल माइनस B इक्वेटोरियल। तो मैं यहाँ पर इसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप देखते जाओ। तो B नेट हो गया B2 माइनस B1। ओके, B2 का फॉर्मूला, तो एक्सियल वाली फील्ड का फॉर्मूला μ0/4π 2m/r3 पुट करते हैं। तो μ0/4π 2m/r3। इक्वेटोरियल वाली फील्ड का फॉर्मूला μ0/4π m/r3। अब देखो डायपोल मोमेंट दोनों के हमें सेम दे रखे हैं, r हमें सेम दे रखा है, तो ये फायदा हो गया m/r3, तो इजीली सब्ट्रैक्ट हो गया। μ0/4π m/r3 फाइनल रिजल्ट आ गया। बस इसका वैल्यू डालते हैं, ये हो गया 10⁻⁷। डायपोल मोमेंट हमें दे रखा है 10⁻³ r3, डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर का क्यूब करोगे तो 10⁻³ नीचे आ जाएगा, तो 6 और बचा 10⁻⁻1 यानी 0.1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, दो प्रॉब्लम है, एक थ्योरेटिकल और एक छोटा सा न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल के लिए तो 30 सेकंड है सिर्फ आपके लिए।
तो आई थिंक आ गया होगा आपका ये, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो कहानी ये कह रही है कि एक कंपास नीडल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। तो नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में BH के कारण घूमती है, वर्टिकल फील्ड इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगाती तो है, पर वो इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही घूम सकती है। जिधर BH होगा उधर नीडल का डायपोल हो जाएगा। क्या रहा है, कहता है इट इज टेकन टू जियोमैग्नेटिक पोल। तो हम इस हॉरिजॉन्टल कंपास को पोल पे लेके चले जाते हैं। तो मान लो मैं पोल पर हूँ, ठीक है ना, तो फील्ड या तो ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी, यानी फील्ड सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रहेगी। इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगी वो इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि ये फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल में कोई फील्ड ही नहीं है। तो इसलिए नीडल को अगर आप घुमाओगे तो वो घूमती रह जाएगी बेचारी, इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगी। ठीक, तो अब देखें क्या है, तो विल स्टे इन नॉर्थ साउथ, नहीं पर्टिकुलर डायरेक्शन का कुछ नहीं है इसके अंदर। विल बिकम रिजिड शोइंग नो मोमेंट, ये भी बेकार है। विल स्टे इन एनी पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके लिए छोटा सा न्यूमेरिकल है, 30 से 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, इतनी देर में आपका ये आ जाना चाहिए। ये बोल रहा है ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। तो ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप मतलब डेल्टा हमें 60 डिग्री दे रखा है। द एपरेंट डिप इन अ प्लेन, एपरेंट डिप मतलब फॉल्स एंगल ऑफ डिप। तो फॉल्स एंगल ऑफ डिप इन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन। तो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री पर है, यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, और हमें एपरेंट डिप यानी डेल्टा डैश निकालना है। तो आ गया ना वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी पे रिजल्ट। तो लगाओ, तो tan डेल्टा डैश, tan डेल्टा बाय cos थीटा। tan डेल्टा इज tan 60 एंड cos 30। अच्छा, tan 60 हो गया √3, ये हो गया √3/2, तो ये बचा 2, तो डेल्टा डैश की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2। चेक करो आंसर, तो tan इनवर्स 2 ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपका ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर का प्रॉब्लम है, AIEEE का ये प्रॉब्लम है, और ये T डैश है। मैं यहाँ पर करेक्ट कर दूँ उसको, आपको इसको सॉल्व करना है 45 सेकंड से 1 मिनट के अंदर इसको खत्म कर लेना। तो आई थिंक मैं इसको रोक देता हूँ। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा, ये ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए इस तरीके का प्रॉब्लम, क्योंकि AIEEE में आया हुआ है तो ऑब्वियसली आपके में रिपीट हो जाता है सीधे। बोल रहे थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज अ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T। तो मैग्नेट का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया 2π√I/mb। Now it is broken in two equal half, each having half of the original length. One piece is made to oscillate freely in the same field. Then the oscillation is time period. Time period of oscillation is T dash. We have to find out ratio of T dash by T. Concept समझो। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो बार मैग्नेट को रॉड की तरह लेते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो और ऑब्वियसली ये अपने सेंटर के अबाउट ही ऑसिलेट करता है एक्सटर्नल फील्ड में। तो ये नॉर्थ साउथ हो गया, ये एक्सटर्नल फील्ड B की होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला 1/12 ml²। मैं पुट करते जा रहा हूँ। तो 1/12 ये डायपोल मोमेंट है, कंफ्यूज मत होना। 1/12 मास को ना एक काम करते हैं, m0 ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। m0 L² डिवाइडेड बाय डायपोल मोमेंट की वैल्यू हो गई पोल स्ट्रेंथ ये हो गई +m, ये हो गई -m, तो m × L टाइम्स B।
ठीक, कैंसिल मत कर देना, पता चले मास को पोल स्ट्रेंथ से उड़ा करके चल दिए फिर वो अंडा आ गया एम नॉट वाला, तो ये मत करना। एम एम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेंथ उड़ा सकते हो पर अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। अभी कहते हैं हम इसको 20 से 2 पार्ट में काटते हैं, तो जब आप बार मैग्नेट को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, लेंथ आधी आधी हो गई, ये हो गया L/2, मास हो गया m0/2। तो पहले तो डापोल मोमेंट हो गया m, पोल स्ट्रेंथ वही रही, इनटू दोनों के बीच का गैप, तो m डैश की वैल्यू आ गई कैपिटल M/2, यानी कि आधा करने से, 20 से आधा करने से जो डापोल मोमेंट होता है वो आधा हो जाता है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फर्क पड़ेगा उसको देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला 1/12, मास की वैल्यू हो गई m0/2, लेंथ की जगह आ गया L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आ गया आई डैश का वैल्यू आ गया, ये 1/8 का फैक्टर आ रहा है साथ में टाइम्स आई। अब नया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी डैश देखें तो वो हो गया 2π√I डैश, आई डैश का वैल्यू इज I/8, समझ रहे हो। तो डायपोल को आधा करने से बार मैग्नेट को ऐसे, इस रॉड को अगर मैं 20 से तोड़ दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आधा हुआ, वो 1/8 हो गया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग चीज थी। डायपोल मोमेंट हो गया आधा, मैग्नेटिक फील्ड हो गई B, तो टी डैश की जगह आ गया 2π√I/, ये कटा 4 बचा, एक 2 बाहर निकाल लेता हूँ, MB अंदर रहने देता हूँ। दिस वॉज द वैल्यू ऑफ T, तो टी डैश इक्वल्स टू T/2, तो टी डैश बाई टी का हमें रेशियो चाहिए, दिस इज 1/2, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, मजेदार था प्रॉब्लम ये। नेक्स्ट देखो, तो ये आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का प्रॉब्लम है, 30 से 45 सेकंड के टाइम में कंप्लीट करो। तो आई थिंक अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से देखो, 2 टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल्स ऑफ सेम रेडियस, तो दोनों टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेडियस आपको सेम दे रखा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में बोल करके क्या बताना चाह रहा है, तो 2 कॉइल सीरीज में लगाओगे तो करंट दोनों में सेम ही आएगा, ये बोलना चाह रहा है वो। ओके, एंड दे प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन ऑफ 60 and 45 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल लगाया, B इक्वल्स टू BH tan थीटा, B की जगह आ गया μ0 Ni/2R इक्वल्स टू BH tan। ये हमेशा ऐसे ही लगाओ, फायदे में रहोगे, कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपको फालतू की चीज़ें रटनी पड़ रही हैं। अब देखो बेटा, μ0 2R/I/BH, ये सारा ड्रामा सेम है, ठीक है ना। तो n प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, तो नंबर ऑफ टर्न्स का हमें रेशियो निकालना है ना, इक्वल्स टू tan θ1 बाय tan θ2। tan θ1 is tan 60 degree, that means √3, tan 45 is 1, आंसर इज √3:1, ऑप्शन डी करेक्ट था ना। सिंपल था, बट कंसेप्ट आना चाहिए तब ये सिंपल होती हैं चीज़ें, वरना तो फिर सब मुश्किल है, 5-5 मिनट बैठे रहो। तो ये फिर आपके सामने आ गया हिस्टेरिसिस का थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। हिस्टेरिसिस ग्राफ याद है ना, तो 30 सेकंड का टाइम दूंगा। हिस्टेरिसिस वाला फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए होता है ग्राफ। अच्छा चलो मैं ही बता दूंगा, तो फिर आप क्या करोगे। तो मैं रोक दूं इसको, आपको इतनी देर में पता चल गया होगा। एक बार हिस्टेरिसिस का ग्राफ रिवाइज ही कर लेते हैं। तो इस तरीके से करके ये हिस्टेरिसिस का ग्राफ होता है। आई वर्सेस एच का, आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, या फिर ऐसे बोलो इंड्यूस्ड फील्ड वर्सेस एक्सटर्नल फील्ड का बीच का ग्राफ होता है, ठीक है ना। ये यहाँ से ऐसे जाता है। अच्छा, अब ये ग्राफ हमें क्या क्या बताता है, ये कह रहा है इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हिस्टेरिसिस के अबाउट इनकरेक्ट है। तो देखते हैं कौन सी इनकरेक्ट है कौन सी करेक्ट है।
द इफेक्ट इज कॉमन टू ऑल फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक के लिए इफेक्ट होता है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है ना। हिस्टेरेसिस लूप एरिया इज प्रोपोर्शनल टू थर्मल एनर्जी डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जितना एरिया ज़्यादा उतनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिसिपेट होगी इसके अंदर, ओके। अच्छा, तो इसलिए अब थ्योरी याद चल ही रही है तो थोड़ा सा और रिवाइज करा देता हूँ। इसलिए ट्रांसफार्मर के दौरान हम ऐसी कॉइल रखते हैं, ट्रांसफार्मर के दौरान ऐसी कॉइल रखते हैं जिसका हिस्टेरेसिस ग्राफ का एरिया काफ़ी कम हो, ताकि कम से कम हीट डेवलप हो, ओके। हिस्टेरेसिस लूप एरिया इज इंडिपेंडेंट, तो ये तो कहानी रॉन्ग है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल बताता है, ये भी सही है। तो जितना रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी ज़्यादा होगी उतना अच्छा परमानेंट मैग्नेट बनेगा, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी बताता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट था, वो मैंने इसीलिए बताया ताकि आप इसमें थोड़ा दिमाग लगा लो। चलो फिर से दो थ्योरेटिकल सवाल है, 30 सेकंड का टाइम है, पहला वाला अटेम्प्ट करो 30 सेकंड में, फिर अगले पे आते हैं। रोक दूं उसको, क्या बनाना चाह रहा है, परमानेंट मैग्नेट। तो बताता है कि ओ क्यू ओ आर, एक हो गया रिटेंटिविटी, एक हो गया कोएर्सिविटी। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए अभी जस्ट बताया मैंने, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी दोनों हाई होनी चाहिए, तब वो अच्छा परमानेंट मैग्नेट बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ओ आर ओ क्यू शुड बी लार्ज, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाओ इस पे, 30 सेकंड का टाइम है। आई थिंक ये तो 30 सेकंड से पहले ही आ गया होगा आपका, बहुत ही सिंपल था, अभी थ्योरी में पढ़ाया भी था मैंने आपको। रोक दूं, तो ये बात चल रही है रिलेटिव परमिएबिलिटी की और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की पैरामैग्नेटिक के लिए। तो पैरामैग्नेटिक के लिए तो काई एम स्लाइटली ग्रेटर देन 0 होता है और रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 प्लस काई एम होती है, तो दिस इज ग्रेटर देन 1 होती है। तो सिंपल सा रिजल्ट है, तो काई ग्रेटर देन 0, म्यू ग्रेटर देन 1, कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट है। चलते हैं आगे। डाया होता तो अभी जस्ट मैंने थ्योरी में बताया था, काई लेस देन 0 हो जाएगा, म्यू आर लेस देन 1 हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट, फिर से दो थ्योरेटिकल नहीं, दो थ्योरेटिकल नहीं, एक थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल वाला 30 सेकंड में करो। आई वर्सेस एच का ग्राफ डायामैग्नेटिक के लिए। रोक देता हूं उसको। देखो, डायामैग्नेटिक को जब हम रखते हैं एक्सटर्नल फील्ड में, ये होगी एक्सटर्नल फील्ड, तो इसके अंदर जो एक्सटर्नल फील्ड यानी एच के बारे में बताता है, तो इसके अंदर जो इंड्यूस फील्ड आती है बी इंड्यूस्ड, जो कि आई के बारे में बताता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है और बहुत थोड़ी सी रहती है। तो आई वर्सेस एच का ग्राफ देखोगे तो एक राइट एक लेफ्ट, तो साइन तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी आई बाई एच का रेशियो जो कि काई एम होता है, इस ये स्लाइटली नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्लाइटली नेगेटिव यानी इसका स्लोप बहुत कम रहेगा। तो नेगेटिव स्लोप वाला एक ओ ए हो गया, एक ओ बी हो गया, ओ ए का स्लोप ज़्यादा, ओ बी का स्लोप कम है, तो हमारे लिए ऑप्शन जो होगा वो ये वाला जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगर ये पैरा होता तो ये वाला जाता, ठीक। फेरो होता तो फेरो के लिए फिर हम लोग अपना वही हिस्टेरेसिस कर्व बनाते। अच्छा, अब आप आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको 45 सेकंड दे रहा हूं। आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताना है। तो मैं इसको रोक रहा हूं, ठीक है ना। हाँ,
अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाओ, छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड, बट आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताना है, तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये बात ये चल रही है डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो ये जो देख रहे हो ना ये चीज हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो हम एक मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट को म्यू ले लेते हैं, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, ऐसे इतने मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। तो हमें पता करना है मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम कब होगी, जब सारे डायपोल लाइन लगा करके एक तरफ मूव कर देंगे, ठीक है ना। तब जाकर के इंड्यूस्ड फील्ड यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम होगी। तो म्यू एन बाई वी, म्यू क्या, डायपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल, एन हो गए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, पुट करते हैं। तो म्यू की वैल्यू हो गई 1.5 10 की पावर -23, एन बाई वी हमें सीधे ये दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 26, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 26 और ये 10 की पावर 3 बचा, 3 इंटू 10 की पावर 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यूनिट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गए होंगे, और ये अब आपके हैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो ये पूरा मैग्नेटिज्म हमने A to Z सारा रिवाइज कर डाला। अब देखो एक एक कंसेप्ट वायर से लेकर के पैराडाया फेरो तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ डाला, ठीक है ना। मतलब देख के लगता है कि यार 1 मिनट के अंदर प्रॉब्लम इम्पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं है। मतलब कोशिश की जाए तो हम ज़रूर कर सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस शीट जो मैं दे रहा हूँ वो प्रैक्टिस करनी है, और ये आपके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट और मैग्नेटिज्म के, इनको एक बार और प्रैक्टिस करना है, तो बस फिर मजे आ जाएंगे, फिर आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।